वेलकम एवरीवन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हाइपरबोलिक इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है आपका हाइपरबोलिक इक्वेशंस, ये वेव इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो ये तीन चैप्टर हैं आपके, हाइपरबोलिक इक्वेशंस, एलिप्टिक इक्वेशंस और तीसरा है आपका पैराबोलिक इक्वेशंस। तो ये तीनों चैप्टर्स जो है ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, ये तीन तरह की खास खास तरह की तीन इक्वेशंस को इंटरप्रेट करते हैं, जो कि नेचर्स वर्ल्ड में यूज होती है, मतलब कुदरती दुनिया में, जिसका कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गहन उपयोग है। मतलब बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो है इससे समझे जा सकते हैं। तो ये मतलब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। पहले हम इसको शुरुआत करेंगे जहां से इसकी शुरुआत होती है, लाप्लासियन ऑपरेटर से। तो लाप्लासियन ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बीएससी में, तो वहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। द लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नेबुला पढ़ा जाता है, डेल भी बोलते हैं। तो डेल जो है, आइटा डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। ये हमारा डेल ऑपरेटर। और इसी में अगर हम इसको डेल स्क्वायर करें तो डेल स्क्वायर होता है डेल डॉट डेल। और डेल डॉट डेल का मतलब हो गया आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। और इसका ऑपरेशन इसी के साथ आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। और ये वैल्यू फिर आ जाती है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। तो यहां पर डेल स्क्वायर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई आई जगह नहीं आ रहे। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर ऑपरेटर है, जो कि डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो यहां पर जो डेल ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, हमारे काम के हैं। तो अब मैं लिखता हूं वेव इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। वेव इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैं साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बराबर मेंशन करता चलूंगा, लिख दूंगा साइड में, है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से इस ईयर में आया है। द जनरल वेव इक्वेशन, पहले हम जनरल की बात करेंगे। जनरल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, यह है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी टू। डेल स्क्वायर यू ये हो जाएगा, यानी इसमें यू ऑपरेट हो जाएगा। अब इसमें खास बात ध्यान रखने की ये है कि जो डेल ऑपरेटर लिखा जाता है, जब इसे फिजिकल मीन्स में लेते हैं, तो ये हो सकता है केवल एक ही डायमेंशन में हो, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू आ जाएगा। अगर दो डायमेंशन में है तो जेड वाला नहीं आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू आ जाएगा। तीन डायमेंशन में तो ऐसे आ जाएगा। तो फिजिक्स में तो हम तीन डायमेंशन तक पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, बियॉन्ड द रीच ऑफ फिजिक्स, उस समय इसमें एन डायमेंशन में भी काम किया जा सकता है। तो फिर डेल टू अपॉन डेल एक्स वन, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू अपॉन डेल एक्स थ्री एंड सोन करके डेल टू अपॉन डेल एक्स एन तक जा सकते हैं। मतलब सबके टू टू रहेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेंगे, लेकिन वेरिएबल्स जो है उस समय एन वेरिएबल्स की हम बात कर सकते हैं। तो ये एन ऑपरेटर्स में भी जा सकता है। तो ये डेल जो है जनरलाइज इसको ये डेल कर रहा है कि हम कितने डायमेंशन में लेना चाहते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं सभी डायमेंशंस की।
तो वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अगर मान लीजिए हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करें, तो एक वायर ले लो, ठीक है, वायर फ्लेक्सिबल वायर हो, मतलब कैसा भी वायर है, थ्रेड है, उसको हमने दो पोल्स के बीच में लटका दिया, दो पोल्स के बीच में से टाइट कर दिया। अब उसमें हम हल्का सा उसे डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे हम उनकी स्टडी करते हैं। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में इफ द स्ट्रिंग if the string of uniform linear density, यानी होमोजीनियस है और लीनियर है, होमोजीनियस लीनियर डेंसिटी या यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी केवल एक ही डायमेंशन ली जाएगी, लीनियर है। यूनिफॉर्म है तो वो पूरा एक ही तरह का थ्रेड है, उसमें डेंसिटी सेम रहेगी, ये वो कहना चाह रहे हैं। अब आप लोग सब जानते हो इसको, तो क्योंकि बहुत लोअर लेवल की बातें हैं, डेंसिटी वगैरह सब जानते हैं आप। इज स्ट्रेच्ड, STRETCHED, is stretched to a uniform tension T, ये टेंशन T इसमें क्रिएट किया गया, यूनिफॉर्म टेंशन T, and if in equilibrium position, if in equilibrium position the string coincides with x axis, यूजुअली जब वन डायमेंशन की बात करते हैं उसको x axis along ही लेते हैं, then when the string is slightly, SLIGHTLY, is slightly disturbed from its equilibrium position, the transverse displacement UXT, U जो है एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है along x axis, U को कह लीजिए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ x axis, satisfies one dimensional wave equation del 2 U upon del x2 1 upon c square del 2 U upon del t2, t time U is the displacement, x जिसके लॉन्ग हो रहा है उसके लॉन्ग। तो यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन आती है वन डायमेंशन में, वेव इक्वेशन जिसे कहते हैं, इसे हाइपरबोलिक इक्वेशन भी कहा जाता है। और अब आ जाइए इसमें टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अगर आपको आता है डिफाइन वेव इक्वेशन, तो आपको तीनों डायमेंशन को डिफाइन करना है, और बेशक ज्यादा लिखना पड़ेगा, अगर ज्यादा नंबर का नहीं है तो भी आपको अपना काम पूरा करना है।
अगर आप ज्यादा लिखेंगे नंबर तो कम नहीं मिलने वाले। बहुत से लोग कहते हैं कि जितने का आया उतना ही लिख दो। मैं समझता हूँ अगर आपका टाइम है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत ज्यादा में भी नहीं जाना, लेकिन जब उसने कहा डिफाइन वेव इक्वेशन तो आपको पूरा देना चाहिए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। ज्यादा ज्यादा अगर बिल्कुल ये लग रहा है भाई 2 ही नंबर का आया है, तो फिर आप केवल उसमें जनरल वाली लिखो और उसको ब्रेक करके 3 3 वाले में लिख दो, और एक एक उनका जो फिजिकल मीनिंग उनका एक्सप्लेन कर दो। वो मैं सब लिखवा रहा हूँ आपको अभी। तो लीजिए इसमें 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन में अब हम बात करेंगे एक मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन इसलिए कि उसकी थिकनेस नहीं चाहिए हमें, केवल 2 डायमेंशन चाहिए। जैसे कोई शीट हो, लेमिना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का हमें एक सरफेस चाहिए। तो इफ ए यूनिफॉर्म थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन thin elastic membrane of density rho is stretched to a uniform tension T is stretched to a uniform tension T and it coincides। अब 2 डायमेंशन है तो जैसे पहले एक्स एक्स हुआ था 1 डायमेंशन में, अब 2 डायमेंशन तो एक्स वाई प्लेन coincides with XY plane in the equilibrium position in the equilibrium position then the small transverse vibration of the membrane are governed GOVERNED गवर्न यानी कि कंट्रोल में लेना, governed by the two-dimensional wave equation given by del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 1 upon c square del 2u upon del t2, where c square is equal to t upon rho। तो अगर वहां भी हम बात करें सी स्क्वायर तो ये टी अपॉन रो ही है, जो आपकी रो है वो डेंसिटी ली जाएगी। बाकी उसमें तो एक्सप्लेनेशन नहीं चलता, वहां पर कांस्टेंट सीधे सीधे लेके चल पड़ते हैं। यहाँ भी ये कांस्टेंट ही लिया जाएगा। Done। इसके बाद आ जाइए, अच्छा इसमें एक काम और कर लेते हैं, इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं लिखवा देता हूँ। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स
in polar coordinates r comma theta, two-dimensional wave equation is given by, ये क्वेश्चन रहती है। अब जैसे r कोमा थीटा है तो थोड़ा फ्रेम चेंज होगा उसका, del टू u अपॉन del r2 प्लस 1 अपॉन r del u अपॉन del r प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर del टू u अपॉन del थीटा 2 1 अपॉन c स्क्वायर del टू u अपॉन del t2। तो ये r और थीटा का रिलेशन है। इसके बाद आइए थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन एक ही बात है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी। द थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन the three-dimensional wave equation is a partial differential equation हालांकि तीनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, that describes how waves propagate through a three-dimensional space. Through a three-dimensional space. The 3D wave equation is given by del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 plus del 2u upon del z2 1 upon c square del 2u upon del t2। तो ये आपकी तीनों डायमेंशन में वेव इक्वेशन मैंने बताई। अगर आता है डिफाइन वेव इक्वेशन तो आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही है, जितना भी छोटा छोटा आप लिखो तो तीनों के बारे में लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव इक्वेशन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव इक्वेशन। एक्चुअली मैंने आपको लिखवाया पूरा, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन के ऊपर है, आपको क्वेश्चन कितने नंबर का मिला है थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत तो हम छोटा कर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप पूरी किताब ही उतारने को आमादा हो जाएं, थोड़ा तो रिलैक्स करना पड़ेगा चेक करने वाले को। हाँ जी, फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आपको उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस बतानी होती है और कैसे वो इक्वेशन काम करती हैं उसके बारे में बताना होता है। तो वेव इक्वेशन जो है ये कई सारे फिजिकल फिनोमेना के बारे में बताती है और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये
कि वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गिवन टाइम में वो पहुंचाती है। जैसे आप समझिए वेव्स हैं समुद्र की, तो अगर उस पर कोई चीज रख दी जाए वेव्स के ऊपर तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो वो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। जो वेव्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनसे हम बहुत सारी जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। कई सारे देश हैं जो इस एनर्जी का यूज करते हुए, और इस टाइडल एनर्जी भी कहते हैं इसे, लॉन्जिट्यूडनल एनर्जी भी कहते हैं इसे, और इसका इस्तेमाल करते हुए कई जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो वेव्स की जो एनर्जी होती है, वेव्स की जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका देंगे तो सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो वेव्स जो हैं मूव कर सकती हैं एयर में, वाटर में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर ये एक कनेक्शन क्रिएट करती हैं फोर्सेस का मीडियम के अलॉन्ग। तो यहाँ पर बहुत सारी वेव्स जैसे हैं हमारे पास, तीन चार फॉर्म जरूर डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले इसमें शुरू करता हूं मैं। द वेव इक्वेशन गवर्न्स द वेव मोशन। जो वेव्स हैं उनके मोशन को कंट्रोल करता है वेव इक्वेशन, ये उसको इंटरप्रेट करता है। फॉर मैनी फिजिकल फिनोमिना, a significant property of waves is that they carry energy over टाइम के अनुसार, फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। Thus, waves are nature's way of transporting energy. Of transporting energy. वेव इक्वेशन ये एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जिससे हम वेव्स को कई सारे डिफरेंट मटेरियल्स में, एयर में, वाटर में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द वेव इक्वेशन is an important mathematical tool important mathematical tool used to describe how waves move through different different materials. मेटल्स कौन से, मतलब वही आपके जो एयर, वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कह दीजिए, लाइक एयर, वाटर और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स।
it shows the connection between how far a wave moves and the forces acting on the medium. Medium वही आपका air, water, solid. This equation can represent many types of waves. Many types of waves. कई तरह waves को ये describe कर सकता है, present कर सकता है, such as sound waves, light waves, light waves, और इवन जैसे अर्थक्वेक आता है ना, उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं, उनको भी ये एक्सप्लेन करता है. और इवन waves in the ground during earthquakes. और इसमें एक चीज और जोड़ते हैं कि ये जो है थोड़ा फिजिकल और हो जाएंगे, इसमें ऑसिलेटरी मोशन को भी ये बताएगा और जो डिस्टरबेंस है मीडियम में उसको शो करता है. एक की एस्पेक्ट of the wave equation a key aspect of the wave equation is that it captures the essence of oscillatory motion. Essence of oscillatory motion, showing how a disturbance in the medium such as a vibrating string or ripple in the water. रिपल पड़ जाते हैं, जैसे कंकड़ फेंके आप पानी के अंदर, शांत पानी है, कंकड़ फेंकिए उसमें जैसे किसी पॉन्ड में, तो रिपल्स अकर होते हैं. रिपल्स इन वाटर travels over time and space. Over time and space. तो ये है आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन. और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आया था इन्हीं चीजों पर बेस्ड. इसमें आ जाए तो इसमें लिख दें. चलिए इसी में लिख देता हूं.
Define wave equation and give its physical interpretation. और ये 2016 में आया है। तो अगर ये आता है 2 नंबर में, तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना सारा नहीं लिखना है आपको। आप इसमें एक तो देखो, वेव इक्वेशन जनरल वाली दे दो, ये वाली, ठीक है ना। del2u इज इक्वल टू 1/c² del2u अपॉन del2। फिर उसके बाद में तीनों वेव इक्वेशन, आप इसको डिस्क्राइब पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिख दो। एक तो इसमें टेंशन टी, डेंसिटी रो और लेते हैं, तो c² का मान तो वो हो गया, c² हो गया टी अपॉन रो। ठीक है, वो चाहे ये 1 डायमेंशन को, चाहे 2 डायमेंशन को, चाहे 3 डायमेंशन को, c² सब में आ रहा है। तो 1 डायमेंशन में लिख दो ये वाली, 2 डायमेंशन में लिख दो ये वाली, ठीक है, इसको मत लिखो। 3 डायमेंशन लिख दो z तक वाली, ये वाली। और जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन दो, तो मैं मेन लाइंस जो है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जिनको कि आप दिखा दें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये, आप 1-2 लाइन और लिख दें, मतलब ये वो है जो हिट पॉइंट्स हैं जो जरूर देने चाहिए, ये जरूर दे दीजिए। फिर इसके बाद में और इसके बाद में ये दे दीजिए, ऑसिलेटरी मोशन वाला। इतना आप दे के आएंगे, आपको पूरे नंबर दिए ही जाएंगे। इतना आप दे दीजिए, तो मैं समझता हूं कि आपको नंबर काटे नहीं जा सकते इसमें। तो ये हो जाता है आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, 2016 में आया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसमें सॉल्यूशन 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, जो 2014 और 22 दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, उस तरह के जो डेरिवेशन हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उन्हें हम करें, बजाय इसके जो किताबें बहुत सारी हो रही हैं मार्केट के अंदर। अगर हम एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान लगाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। थोड़ा सा आप ये देखते रहिए कॉलेज में आपके क्या चल रहा है, तो कॉलेज में जो वो चला रहे हैं उसके हिसाब से भी थोड़ा सा आप करते रहना। बाकी मैं जो कराऊंगा आपको, मैं मेन एग्जाम के हिसाब से कराऊंगा, जो कि वहां पर आता है, पूछा जाता है। फिर सब लोग अपने हिसाब से करा रहे हैं कॉलेज में, तो वो इंटरनल पूछ लेते हैं। तो आप मुझसे कहोगे तो मैं उस हिसाब से बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ध्यान ये रखना है कि अपनी थीम हम वो बना के चलें जो हमारे एनुअल एग्जाम की है। इन बिटवीन हम वो चीजें डाल लेंगे जो आपके कॉलेज की भी हैं, जो अगर मेरे से छूट रही होंगी। ठीक है, तो ये मैं हाइपरबोलिक मोशन जैसे लेके चल रहा हूँ, तो ये हाइपरबोलिक मोशन पूरा कवर करेंगे इसमें। केवल इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं, सभी इक्वेशंस के, चाहे हाइपरबोलिक हो, चाहे पैराबोलिक हो, चाहे इलिप्टिक हो, उनके जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है वो एक साथ एक अलग चैप्टर में है, उनको हम वहां करेंगे। बाकी जितना भी हाइपरबोलिक इक्वेशंस का मैटर है, या जितना भी आपका ये वेव इक्वेशंस का मैटर है, वो सारा यहाँ पर आएगा जो आपके काम का है। ठीक है, तो आज क्लास छोटी है, कल हम करेंगे क्लास को। ओके, गुड डे एवरीवन।